जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 54वां वीडियो है और आज का टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन पार्ट 2 यानी द्वितीय चरण का अध्ययन करेंगे। पहले चरण का हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं, आज से हम लोग द्वितीय चरण का अध्ययन करेंगे। लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण से पहले उसकी क्या पृष्ठभूमि रही है उसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस पृष्ठभूमि को समझेंगे तो मालूम चलेगा क्रांतिकारी आंदोलन को बल कहाँ से मिल रहा है, ताकत कहाँ से मिल रही है। तो आइए समझते हैं क्रांतिकारी आंदोलन पार्ट 2। सबसे पहले देखते हैं कि 1917 की रूसी क्रांति को, मार्क्सवाद पर राजनीतिक क्रांति हुई थी। रूस की क्रांति यह सामंतीय राजकीय सत्ता को हटाकर सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य स्थापित कर दिया गया था रूस की क्रांति के बाद, और मजदूर और श्रमिक वर्ग सत्ता में आ गए थे। पूरे विश्व में औद्योगिक क्रांति होने लगी थी, उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा है। इसके प्रभाव से श्रमिक संगठन अस्तित्व में आने लगे ताकि एकत्र होकर पूंजीवाद का विरोध कर सके। युवक कृषकों के संगठन बनने लगे थे या ये आंदोलन भी कर रहे थे, और पहले चरण के क्रांतिकारी आंदोलन को यह स्थितियां नहीं मिली थी, यानी कि पूरे विश्व में यह औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति के संबंध में मैंने विश्व इतिहास में डिटेल पढ़ाया है, आप लोग जाकर वहां से पढ़ लीजिए। तो भारत में भी युवक और कृषकों का संगठन बनने लगेगा, मजदूरों का भी संगठन बनने लगेगा। आगे देखते हैं कि साम्यवादी दलों का गठन भारत में भी हुआ, सीपीआई, डब्ल्यूपीपी। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी हम लोगों ने पीछे वाले में देख रखे हैं। आप लोग पीछे नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। ये भी भारत में उगने लगे थे, साम्यवादी दलों का गठन भारत में भी होने लगा था। इस तरह के राजनीतिक आंदोलनों के उदय होने से क्रांतिकारी आंदोलनों को वैचारिक पृष्ठभूमि मिल जाती है। श्रमिक संगठनों के माध्यम से क्रांतिकारी आंदोलनों को आधार मिल गया। इसके बाद देखते हैं कि प्रथम चरण में क्या हुआ था कि प्रथम चरण के जो भी क्रांतिकारी आंदोलन थे वो व्यक्तिगत एक्शन पर आधारित थे। हिंसा के माध्यम से सत्ता को प्राप्त करना चाहते थे और हिंसा के माध्यम से सत्ता में आतंक एवं डर पैदा करना चाहते थे। लेकिन ये जो द्वितीय चरण है आप देखेंगे कि क्या क्या इसमें होता है आगे वाले स्लाइड में। आगे देखें तो कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से लोगों के बीच साम्यवादी विचारधारा को पहुंचा रहे थे। विचारधारा के अनुसार ऐसी व्यवस्था का अंत होनी चाहिए जिसमें मनुष्य द्वारा शोषण होता हो, यानी कि ये ब्रिटेन की व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे। ये कहते थे कि ब्रिटेन की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, भारतीय का शोषण कर रहे हैं ऐसी व्यवस्था का अंत होनी चाहिए। ये साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत आएगी। व्यवस्था के अंत की बात हो रही है, यानी व्यवस्था जो है पूंजीपति एवं शोषण पर आधारित है। इसके बाद देखते हैं कि शुरुआती दौर में लोगों को यह बात समझ में नहीं आई, परंतु रूसी क्रांति के परिणाम सामने आए तो लोग चौंक गए। कुछ पत्रिकाओं के माध्यम से साम्यवादी विचारों का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। इससे नई राजनीतिक चेतना पैदा हो रही थी। अब स्वराज के साथ साथ साम्यवादी व्यवस्था पर आधारित राज्य की बात होने लगी थी। कुछ पुस्तकों का नाम है आत्मशक्ति, सारथी, बिजली। ये पुस्तकें हैं, ये इन पुस्तकों के माध्यम से साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। सचिंद्रनाथ सन्याल की एक किताब है बंदी जीवन। इन पुस्तकों का भारतीय युवाओं के चेतना पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। ठीक है। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप हमने देखा था कि स्वराज पार्टी अस्तित्व में आई थी। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन जो पहले हो रहे थे, एक क्रांतिकारी असहयोग आंदोलन में काम या समर्थन किया था, एक्टिव होकर भाग लिए थे। जब ये क्रांतिकारी आंदोलन से खाली हुए तो ये असहयोग आंदोलन में लग गए थे। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कि द्वितीय चरण का दर्शन देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का, जो आज का ही टॉपिक है। पहले चरण के क्रांतिकारी आंदोलन का जो दर्शन था, उद्देश्य था आतंक फैलाना था, लेकिन द्वितीय चरण का दर्शन को हम लोग समझते हैं। यह व्यवस्थित तौर पर आगे बढ़ता है और 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, जिससे भगत सिंह भी जुड़े हुए थे, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, एक HSRA होगा, ठीक है ना, आगे इसको ध्यान रखिएगा, यह भगत सिंह की थी, ने घोषणा पत्र या सैद्धांतिक व्यवस्था जारी किया, सैद्धांतिक वाक्य जारी किया अपना, कि इनका वो उद्देश्य था कि हमारा उद्देश्य उन व्यवस्थाओं को जड़ से उखाड़ना है जिसके तहत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शासन करता है, यानी कि ये शोषण का अंत चाहते थे, एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में कहा जाता है कि वे सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं।
बनाने की कोई तस्वीर या नक्शा नहीं होता, परंतु इनके पास उद्देश्य था। जो भी क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं उसमें कहा जाता है कि सब कुछ तोड़ फोड़ दो, तहस नहस कर दो, नष्ट भ्रष्ट कर दो, लेकिन इस आंदोलन में कुछ इनके पास उद्देश्य था, जैसे कि शोषण का अंत होना चाहिए। दूसरा, रेलवे, परिवहन, इस्पात तथा बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो ताकि निजी पूंजी को रोका जा सके, तथा किसान एवं मजदूरों का संगठित एवं हथियार बंद क्रांति इनका मुख्य उद्देश्यों में शामिल था। आगे देखते हैं। भगवती चरण बोहरा, फिलोसफी ऑफ बम, बम का दर्शन इन्होंने दिया था। भगत सिंह, इन्होंने क्रांतिकारी दर्शन को अलग अलग जगहों पर व्यक्त किया, जैसे 1931 में जब फांसी हो रही थी उस दौरान भी। ये व्यक्तिगत क्रांति के आधार पर ये अच्छे से समझ चुके थे कि वर्तमान व्यवस्था से नहीं लड़ा जा सकता है, इसके लिए व्यापक जन क्रांति की आवश्यकता है। व्यक्तिगत तौर पर तो जो लड़ेंगे, लेकिन पूरी तरह से इस समाजवाद या जो व्यवस्था है इसको खत्म नहीं कर सकते हैं लड़कर। इसके लिए एक व्यापक जन क्रांति की आवश्यकता है। ये सीधे सीधे मार्क्सवाद में विश्वास किया करते थे भगत सिंह। तो इससे हम देखेंगे कि फांसी से पहले भी ये मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर एक पुस्तक थी, उसको पढ़ रहे थे। गांव और कारखाना, गांव में किसान और कारखाना में मजदूर, ये हमारी वास्तविक क्रांतिकारी सेना है। बिना इसका सहारा लिए क्रांतिकारी आंदोलन को सफल नहीं बना सकते हैं। अब जो क्रांति है उसका अर्थ हिंसा या वायलेंस नहीं है। क्रांति का अर्थ है साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म को उखाड़ फेंकना, यानी ब्रिटेन को बाहर करना। इसके बाद समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करना, इसके बाद समाजवादी समाज की स्थापना करना जहां व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण ना हो। आगे देखते हैं कि भगत सिंह बम फेंकने के बाद कोर्ट में कहा, क्रांति के लिए रक्त रंजित संघर्ष अनिवार्य नहीं है। यानी कि बम फेंकने का उनका जो उद्देश्य था बहरों को सुनाना था, ठीक है ना, रक्त रंजित नहीं करना था। हमने अखबार, रेडियो आंदोलन के जरिए अपनी बात सुनानी चाहिए, परंतु आप नहीं सुने, इसलिए हमने बम फेंका है। और बम इस तरह का बम है जो नुकसान नहीं पहुंचाता है, हल्का बम है जो हत्या नहीं करता है। इसका उद्देश्य, बम फेंकने का उद्देश्य केवल बहरों को सुनाना था। बम फेंकने के बाद ये भागे नहीं थे। हमारे आंदोलन में व्यक्तिगत बैर के लिए कोई जगह नहीं है। हमारा शोषक के नीतियों से विरोध है। जो हमारा शोषण करेगा हम उन नीतियों का ताउम्र विरोध करेंगे। ये बम फेंकने के बाद ये अपने उद्देश्यों को बता रहे थे। ये पिस्तौल और बम की उपासना नहीं है। हमारा जो क्रांति है ये पिस्तौल और बम का उपासना नहीं है। भारत में यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मुट्ठी भर शोषक करता अपने हितों की पूर्ति के लिए सामान्य जनता के श्रम का शोषण करते रहेंगे। ये आंदोलनकारी जबरदस्त किस्म के धर्मनिरपेक्ष थे। ये भगत सिंह, और बात करें तो भगत सिंह स्वयं नास्तिक थे। ये इस धर्मनिरपेक्षता का भारतीय चेतना पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि द्वितीय चरण में कौन कौन से क्रांतिकारी घटनाएं प्रमुख रूप से हुई है, उसको देखते हैं। अब थोड़ा देखते हैं कि कौन कौन से क्रांतिकारी घटनाएं घटी है, इसको देखते हैं। तो पंजाब, बिहार और बंगाल में क्रांतिकारी घटनाएं घटी। बंगाल में तो युवतियों और महिलाओं ने भी इस क्रांतिकारी घटनाओं में भाग लिया और पिस्तौल से अधिकारियों की हत्या भी की थी महिलाओं ने। अभी देखते हैं, एक पार्टी है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी। हम लोगों ने इसे बताया था कि भगत सिंह का इनका संबंध था। 1924 में इसकी स्थापना हुई, कानपुर में इसकी स्थापना हुई। बिस्मिल योगेश चंद्र चटर्जी और सान्याल इसमें शामिल थे। एक काकोरी कांड होता है, इस कांड को अंजाम देने का काम HRA इसने ही किया था, जिसमें 9 जुलाई 1925 को यह घटना होती और ट्रेन डकैती कांड इसको नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखें कि बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह को पकड़कर इस कांड के कारण इन्हें फांसी दे दी गई और चंद्रशेखर आजाद बच निकले थे। इसके बाद क्रांतिकारियों में जबरदस्त किस्म का आक्रोश पैदा हुआ था। फिर उसके बाद भगत सिंह, बोहरा और सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने HRA को फिर से संगठित करने का काम किया। अब इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA शामिल कर दिया गया। ठीक है। मर्डर ऑफ जेम्स सैंडर्स दिसंबर 1928 में होता है। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय आंदोलन कर रहे थे। इन पर लाठीचार्ज हुआ और कुछ समय के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। लाठीचार्ज करने का आदेश कप्तान सैंडर्स ने दिया था। भगत सिंह, राजगुरु और आज़ाद 17 दिसंबर 1928 को इसकी सैंडर्स की हत्या कर दी थी। सैंडर्स ये हत्या करने के बाद भगत सिंह और इनके पार्टी ने कहा कि सैंडर्स अमानवीय व्यवस्था का अंग था, इसलिए इसकी हत्या कर दी गई। इसकी मृत्यु का मुझे भी अफसोस है।
भगत सिंह का संबंध HSRA से था, HRA से नहीं, HSRA से था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से था। ठीक है, आगे देखते हैं। घटनाएं। केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट अप्रैल 1929 में हुआ था। विधानसभा की बैठक चल रही थी और वहां पर ट्रेड डिस्प्यूट बिल पारित होनी थी। इसके माध्यम से अंग्रेज मजदूरों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे। उसके अलावा पब्लिक सेफ्टी बिल पास करने की योजना बनाई जा रही थी। पब्लिक सेफ्टी बिल मैंने पिछले वाले अध्याय में पढ़ा रखा है, जाके देख लीजिएगा। इसके बाद सरदार भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त मिलकर बम फेंका, भागने के बजाय ये इनकलाब जिंदाबाद का नारे लगाने लगे। यानी सरदार भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त विधानसभा में बम फेंके और बम फेंकने के बाद ये भागे नहीं और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। अपने को गिरफ्तार करवाकर जनता के बीच में संदेश पहुंचाना चाहते थे कि हम जनता के लिए मुसीबत पैदा नहीं करना चाहते, हम भी सजा भुगत सकते हैं, क्योंकि अन्य क्रांतिकारी घटनाओं से जनता परेशान थी। इस तरह जनता में बात फैली कि क्योंकि अन्य क्रांतिकारी घटनाओं से जनता इसलिए परेशान थी कि क्रांतिकारी अपना काम को करके निकल जाते थे, लेकिन सजा अंग्रेज उनको खोजने के लिए घर घर तलाशती थी और आम लोगों को परेशान करती थी। ठीक है ना, तो अन्य क्रांतिकारी घटनाओं से जनता परेशान थी। इस तरह जनता में बात फैली कि क्रांतिकारी घटना का अंजाम देकर भाग जाते हैं एवं हमारे लिए मुसीबत छोड़ जाते हैं, वो इन्होंने नहीं किया। ठीक है ना, ये अपने भगत सिंह है, ये जनता के लिए मुसीबत पैदा नहीं करना चाहते थे। इन पर मुकदमा चला और इनको जेल में डाल दिया गया। इसके अलावा एक जतिन दास जी होते हैं और जेल प्रशासन की कुव्यवस्था को लेकर ये 64 दिनों तक ये भूख हड़ताल करते हैं। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 64 दिनों के बाद। बात देख लीजिए, कितने प्रबल आदमी थे, कितने क्रांतिकारी, कितने मजबूत होते होंगे। इन सबको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने समर्थन किया था, क्योंकि ये लोगों में स्वतंत्रता की चेतना पैदा की। इसके बाद देखते हैं, इंपॉर्टेंट डेट है जुबान पर तैरने वाला। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई। अंग्रेजी सरकार ने भगत सिंह से माफ़ी मांगने को कहा कि आप माफ़ी मांग लेंगे तो हम लोग सज़ा माफ़ कर देंगे फांसी की। परंतु भगत सिंह ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मरना चुना। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं 1930 एडी में एक वर्ष के भीतर 26 क्रांतिकारी घटनाएं पंजाब में घटित हुई। केवल पंजाब में 26 क्रांतिकारी घटनाएं घटी और 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद पार्क में पुलिस से मुठभेड़ के दौरान अपने को गोली मार के हत्या कर ली। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि बंगाल में कौन कौन से घटनाएं घटी, क्रांतिकारी घटनाएं। चटगांव शस्त्रागार छापा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चटगांव आर्मरी रेड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अप्रैल 1931 में ये घटना घटी। सूर्यसेन इसके नायक थे। ये राष्ट्रीय विद्यालय चटगांव के शिक्षक भी थे। शस्त्रागार को लूटा एवं राष्ट्रीय झंडा यहाँ पर लहराया गया एवं सूर्यसेन को सलामी दी गई एवं अस्थायी सरकार चालू करने की घोषणा की। ये अस्थायी सरकार चालू करने की घोषणा प्रतीकात्मक रूप से ये था कि ब्रिटेन की सरकार को हम स्वीकार नहीं करते हैं, हम तुम्हारी सरकार को स्वीकार नहीं करते हैं। इस दौरान भवन पे झंडा फहराया गया, सूर्यसेन को सलामी दी गई और प्रतीकात्मक सरकार की स्थापना की गई। इसके बाद अंग्रेजों को जानकारी होते ही लोगों और सेना के बीच, अंग्रेजी सेना के बीच संघर्ष हुआ और सूर्यसेन को गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया। इसको याद रखिएगा, चटगांव शस्त्रागार छापा। 1925 एडी से ये क्रांतिकारी घटनाओं की शुरुआत होती है। 1925 एडी से शुरुआत हुई क्रांतिकारी आंदोलन 1932-33 एडी में तक चलता रहा। बाद में ये आंदोलन ठंडा पड़ते पड़ते खत्म हो गया, क्योंकि बड़े नेता एवं बड़ा नेतृत्व खत्म हो गया था। गांधी जी का आंदोलन अहिंसा जो पर आधारित था, ये प्रबल होता जा रहा था क्रांतिकारी आंदोलनों के समक्ष। गोलमेज सम्मेलन में क्रांतिकारियों को साथ छोड़ने को कहा गांधी जी ने, क्योंकि ये कहते थे कि ये मेरे अहिंसक आंदोलन से मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, गांधी जी का ये कथन था। अब थोड़ा सा क्रांतिकारी आंदोलन जो हुआ था द्वितीय चरण में, उसका मूल्यांकन करके देखते हैं कि क्या क्या हुआ था। क्रांतिकारी आंदोलनों ने अंग्रेजों के मन में एक भयानक किस्म का डर पैदा कर दिया था। राष्ट्रीय चेतना को झकझोर कर रख दिया था क्रांतिकारी आंदोलन ने, जो कि दूसरे आंदोलन नहीं कर पाए थे। ये जो क्रांति हुई थी, ये क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान जो क्रांति हुई थी, वो सर्व बलिदान और शहीद पर आधारित थी, क्योंकि कच्ची उम्र के लोग इसमें शामिल थे, जिससे जनता के मन को झकझोर दिया और जनता चाहती थी कि ये बलिदान को व्यर्थ हम नहीं जाने देंगे।
ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि दूसरे आंदोलनों को ये मजबूती प्रदान की। ये अपनी बहादुरी से जननायक बन गए। जो भी क्रांतिकारी आंदोलन में युवक थे वो जननायक बनते चले गए। खासकर युवा वर्ग पर इनका जबरदस्त प्रभाव पड़ा। उसके बाद देखते हैं कि जो साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा थी, राजनीतिक दलों से जनता के मन में उतना जगह नहीं बनाई जो क्रांतिकारियों के माध्यम से जनता के बीच फैली। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कि बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने समाजवादी विचारधारा वाली आर्थिक नीति भी अपनाया। उसके बाद देखते हैं कि अब ये सारी हो चुका मूल्यांकन, और मूल्यांकन का अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जो आज़ादी है एक ही प्रकार के आंदोलनों से नहीं बना। कहते हैं कि गांधी जी के आंदोलनों से, गांधी जी का योगदान बहुत बड़ा रहा, लेकिन गांधी जी के आंदोलनों से ही केवल आज़ादी नहीं बनी है, बहुत से आंदोलनों एवं तत्वों का मिला जुला रूप था ये अपना आज़ादी। यानी कि बहुत से आंदोलनों तत्वों के मिले जुले रूप का परिणाम था अपनी आज़ादी। ठीक है ना। इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है। ये रहा अपने क्रांतिकारी आंदोलन। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।